फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 36 इंडियन पॉलिटी। तो पिछले क्लास में भी हम लोग है ना आर्टिकल 21A जाने और आर्टिकल 22 के बारे में हमने समझने का प्रयास किया, और इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि वाई आर्टिकल 21, आखिर वाई आर्टिकल 22 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स क्यों है, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, कि किस तरह ब्रिटिश से ये जुड़ा हुआ चीज है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कम इन दिस मॉड्यूल। तो देखो समझो बात को, थोड़ा हिस्ट्री भी देखेंगे आर्टिकल 22 का। देखो एनीवे फर्स्ट देखते हैं। तो आर्टिकल 22 में पूरी तरीके से डिफाइंड है ना बच्चे लोग, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल 22 इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, कि यानी कि अरेस्ट और डिटेंशन को लेके पूरा सिटीजन को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसमें दो तरह का डिटेंशन है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन कब, जब अपराध कर लिया किसी ने और ये सिद्ध भी हो गया कोर्ट में प्रूफ भी हो गया, तो जिस हिसाब से सीआरपीसी और आईपीसी का जो भी होगा पनिशमेंट, उस हिसाब से जाएगा वो जेल में। बट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जहाँ पे कंट्रोवर्सी भी है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, यानी कि शक के आधार पे स्टेट क्या कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर रहा है। यदि उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो जाके आगे जाके नियर फ्यूचर में कोई क्राइम कर दे। आया समझ में स्टूडेंट? तो चलो समझते हैं यहाँ पे। दिस आर्टिकल हैज टू पार्ट, सही बात है ना। ये जो आर्टिकल 22 में दो हिस्सा है ना, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहले देखते हैं प्यूनिटिव का। देखो यहाँ पे समझो, दो हिस्सा है, पहला डील करते हैं जो कि ऑर्डिनरी लॉ से चलता है ना, फर्स्ट वाला प्यूनिटिव डिटेंशन का। देखो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, यदि फर्स्ट पार्ट बोला जा रहा है किसके बारे में बोला जा रहा है, प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बोला जा रहा है। कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर ए ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि जो भी ऑर्डिनरी लॉ है उसके हिसाब से क्या है, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, समझे, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर कोई जेल में पड़ा हुआ है, डिटेंड है वो। तो देखो ऐसे तो पुलिस प्रशासन को मौका दे दोगे, स्टेट को मौका दे दो, किसी को भी गिरफ्तार करके रख सकता है वो। तो एसेंशियल सेफगार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सेफगार्ड है बच्चे लोग, ये 4 सेफगार्ड है। तो 4 सेफगार्ड क्या है, फर्स्ट क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, यानी किस आधार पे आपने उसको अरेस्ट किया है या किस आधार पे आपने उसको जेल में रखा है, ये एक्यूज्ड को जानने का अधिकार है। बात समझे ना, किस आधार पे आपने उसको गिरफ्तार किया है, ये जानने का अधिकार है सिटीजन को। दूसरा देखो, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना केस किसी भी लॉयर से लड़वा सकता है, यानी कि वो अपना केस को डिफेंड कर सकता है। उसके लिए जानते हो लीगल एड मिलेगा, फिर सरकारी तुम्हारा जज लॉयर जाएगा उसको केस लड़ने के लिए। यदि वो प्राइवेटली हायर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि गरीब हो हायर नहीं कर सकता है तो खुद देगा, तुम्हारा सरकार देगा उसको। बात समझ में आ रहा है ना। राइट टू कंसल्ट, यानी कंसल्ट करने का अधिकार है लॉयर से, लीगल प्रैक्टिशनर से, और लीगल प्रैक्टिशनर उसका केस भी लड़ेगा, ये सेकंड सेफगार्ड। तीसरा सेफगार्ड क्या है कि जो मजिस्ट्रेट है, अच्छा ये मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, ये डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। हमारे इंडिया में बच्चे लोग यहाँ समझो, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सेम ही पर्सन होते हैं, बहुत सारे स्टेट में, और लगभग इंडिया में सेम ही है, बस दोनों का काम अलग है। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जुडिशियल वाला काम कर रहे हो, बट जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हो तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला काम कर रहे हो। मैं एक ही आदमी दोनों ही काम कर रहा होता, इसलिए कहते हैं ना कि डीएम का तैयारी चल रहा है, डीसी का तैयारी चल रहा है। तुम इस जिला में भी जाओगे देखने के लिए तो दोनों साथ में लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि एक ही आदमी दोनों रोल प्ले कर रहा है, मतलब दो अलग रोल है। तो यहाँ पे जो ले जाया जाएगा उसको, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, जो कि बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही है। आया समझ में ना। तो देखो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है 24 घंटे के अंदर, हाँ जर्नी टाइम इंक्लूड नहीं करके। कई बार होता है ना कि क्राइम कहीं किया और पुलिस थाना कहीं और है, डीएम कहीं और बैठे हुए हैं, तो उसको ले जाने में पता चला कि 3 घंटा लग गया, तो 3 घंटा काउंट नहीं होगा। यानी कि आपने गिरफ्तार किया, तो आप जो गिरफ्तार किए 24 घंटा के अंदर आपको डीएम के सामने में, मजिस्ट्रेट के सामने में प्रेजेंट करना है। अब मजिस्ट्रेट विल डिसाइड ना कि इसको छोड़ देना है अभी का अभी या फिर इसको कस्टडी में रखना है, मजिस्ट्रेट विल डिसाइड। तो वही बोला है राइट टू बी रिलीज आफ्टर, यानी 24 घंटे के बाद उसको छोड़ने का अधिकार है, अनलेस यदि मजिस्ट्रेट को लगा नो इसने सच में कुछ क्राइम किया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि नहीं इसको जेल में डाल दो अभी फिलहाल। अब फिर जैसे ही जेल में जाएगा फिर जुडिशरी का रोल प्ले हो जाएगा, वहाँ पे जुडिशरी आकर ट्रायल करेगा और
कन्विक्शन, ये सब चीज़ जुडिशरी का काम है। बात समझिए, ये 4 सेफगार्ड दिया गया है ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से फॉर प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। तो राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। आए बच्चे लोग समझ में? चलो आगे देखो। अब देखो ये जो सेफगार्ड है मस्त ना, ये जो सेफगार्ड है जिसमें 4 सेफगार्ड है ना, अरे बोले क्या 4 सेफगार्ड है कि किस आधार पे आपने उसको पकड़ा है वो पता होना चाहिए उसको। दूसरा क्या है कि उसको लीगल प्रैक्टिशनर उसको मिलना चाहिए, उसे वो कंसल्ट भी कर सके। तीसरा क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने में आपको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है। और चौथा क्या है कि मजिस्ट्रेट डिसाइड कि इसको रिलीज करना है या फिर इसको फर्दर डिटेन करना है। ये 4 सेफगार्ड है ना जी। अब देखो ये सेफगार्ड एनिमी एलियन को नहीं मिलता है। एलियन कैन बी टू, पहले क्लास में कभी कवर किए होंगे, एनिमी एलियन को नहीं मिलता है ये। और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव, या फिर जो आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत पकड़ाया गया, टाडा के अंदर, पोटा के अंदर, ये जो लॉ है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर पकड़ाया गया उसके लिए ये इम्यूनिटी नहीं है, उसके लिए सेफगार्ड नहीं है बच्चे लोग। बात समझे ना, ही ये एनिमी एलियन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यदि कोर्ट ने कोई आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या बहुत तरह का हो सकता है, कोर्ट ने ऑर्डर किया किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो वो आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट नहीं होगा। या सिविल अरेस्ट हुआ, या फिर अरेस्ट हुआ क्योंकि उसने इनकम टैक्स पे ही नहीं किया था टाइम पे, या डिपोर्टेशन ऑफ एलियन, यानी कि मान लो इधर से उधर चला गया, कोई इधर से इधर चला गया, मतलब क्या कि एक जगह से दूसरा जगह चला गया कोई फॉरनर सब, समझे ना, तो वो जो अरेस्ट होगा वो अरेस्ट आर्टिकल 22 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दैट इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना? देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ बच्चे लोग, तुम लोग की क्लियरिटी के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ ए कोर्ट, या सिविल अरेस्ट और अरेस्ट ऑन द फेलियर टू पे द इनकम टैक्स एंड द डिपोर्टेशन ऑफ एलियन। एक आदमी को एलियन, डिपोर्टेशन मतलब क्या कि डिपोर्टेशन का मतलब क्या कि एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा गया कोई एलियन को, तो उस समय जो अरेस्ट हो रहा है, कोई मान लो जैसे मान लो कि कोई फॉरनर्स है वो बिहार से यूपी चला गया, डिपोर्टेशन हो रहा है और उसको अरेस्ट कर लिया, तो आर्टिकल 22 के अंदर नहीं आएगा वो। समझ गए ना? दे अप्लाई ओनली टू एक्ट ऑफ क्रिमिनल, यानी केवल ये क्रिमिनल केसेस के लिए है बच्चे लोग, केवल क्रिमिनल केसेस, या फिर क्वाजी क्रिमिनल नेचर का होना चाहिए, या फिर ऐसा जरूर एक्टिविटी होना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसी टाइम में आर्टिकल 22 को इन्वोक किया जाता है। समझ गए ना? यानी किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने हीनियस क्राइम कर दिया, या किसी ने उसी टाइप का कुछ क्राइम किया है जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ा है, तभी आर्टिकल 22 कम इनटू द पिक्चर। यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो अच्छे से, मगर सेकेंड पार्ट तो बहुत डिफरेंट है। सेकेंड पार्ट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो बहुत डिफरेंट है ना बच्चे लोग। तो सेकेंड पार्ट जो आर्टिकल 22 का है उसमें क्या है, अच्छा उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसको 4 सेफगार्ड मिला ना फर्स्ट केस को, फर्स्ट पार्ट को, आर्टिकल 22 में जो फर्स्ट पार्ट था प्यूनिटिव डिटेंशन, उसको कितना सेफगार्ड मिला? 4 सेफगार्ड मिला ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसका हुआ उसको भी सेफगार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखो उसके लिए सेफगार्ड है ये। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, देखो ये सिटीजन एज वेल एज एलियंस दोनों के लिए है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सेफगार्ड है। क्या क्या सेफगार्ड है, सब इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months, यानी कि 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना। 3 महीना तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको रख सकते हो, अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। एडवाइजरी बोर्ड में खुद स्वयं जज होंगे उस स्टेट का, हाई कोर्ट के, बात समझे ना, यानी कि हाई कोर्ट के जज होंगे, सिविल कोर्ट का नहीं बच्चे लोग, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज होंगे उस बोर्ड में। और बोर्ड डिसाइड करेगा, यानी कि जज जो बैठे हुए बोर्ड में वो डिसाइड करेंगे क्या 3 महीना से और ज़्यादा कर दिया जाए कि 3 ही महीना तक ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना है? 3 month। हालांकि तुमको आने वाले समय में बताएंगे कि इसको 2 महीना भी किया गया तो फिर 3 महीना हो गया। अभी कितना है? 3 महीना तक, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से आप 3 महीना तक अरेस्ट करके रख सकते हो किसी को। बात समझ में आ गया? बट एडवाइजरी बोर्ड जिसमें स्वयं हाई कोर्ट के जज बैठेंगे वो डिसाइड करेंगे कि डिटेंशन को आगे और बढ़ाना है कि यहीं तक स्टॉप करना है। होप सो समझ में आ गया होगा। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिटेनू है, डिटेनू जिसको आप पकड़ के रखे हो, जिसके ऊपर आरोप है ना, या फिर जिसको सस्पेंशन में आप पकड़ के रखे हो, उसको भी पता होना चाहिए कि उसको क्यों पकड़ा गया है। सेम चीज जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन का फर्स्ट पार्ट में देखे थे हम लोग।
तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेनू। डिटेनू मतलब जिसको आपने गिरफ्तार करके रखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। हाउएवर यदि मान लो ऐसा हो, हाउएवर द फैक्ट्स कंसिडर टू अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू, यानी कि मान लो कि ऐसा कुछ बात हो और इसको बोलने की वजह से, अथॉरिटी को बोलने की वजह से यदि डिटेनू को बोला जाए तो उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, तो उस केस में डिटेनू को जरूरी नहीं है कि हम उसको इन्फॉर्म करें कि तुमको क्यों पकड़ा गया। ऐसा कई बार होता है ना, गोपनीय बात सब, यदि वो बोल दिया, क्योंकि वो जाएगा फिर मीडिया में, और फिर मीडिया में जाएगा, मीडिया में जब खबर पहुंचेगा तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उस केस में क्या कर सकता है, डिटेनू को नहीं कम्युनिकेट कर सकता। देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनू, हाउएवर द फैक्ट्स कंसिडर्ड, यदि कोई भी ऐसा चीज है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। डिटेनू शुड बी, हाँ, डिटेनू को भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए लड़ने के लिए, लॉयर उसको भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो उसको 3 महीना के लिए फर्स्ट में जो उसको गिरफ्तार किया गया है उसको पूरा अधिकार है कि वो केस लड़ सके। तो देखो इतना सेफगार्ड कहाँ मिलता है, सेफगार्ड मिला नहीं है, अच्छा खासा सेफगार्ड मिला है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। आगे देखो, तो आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथोराइज। अब देखो आर्टिकल 22 कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को भी एम्पावर्ड करता है। देखो अब पार्लियामेंट देखो खाली बोल देने से नहीं होता है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो है ही नहीं आर्टिकल, तो पार्लियामेंट लॉ लाएगा ना इसके लिए। जैसे आर्टिकल 21A वो भी सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है, खाली संविधान में संशोधन करने से थोड़ी चलता है, उसके लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। तो सेम ये भी सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है, कहने का मतलब ये नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी है या फिर सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल है। देखो यहाँ पे आर्टिकल 22 एट द सेम टाइम पार्लियामेंट को भी ऑथराइज करता है, इंपावर करता है। तो कंडीशन क्या क्या देखो, द सर्कमस्टेंसेस एंड द क्लासेस of cases in which a person can be detained for more than 3 months under preventive detention without obtaining the opinion of advisory board। अब देखो नॉर्मल प्रोविजन क्या था कि एडवाइजरी बोर्ड बनना चाहिए, और एडवाइजरी बोर्ड में कौन, हाई कोर्ट के जज होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे कि 3 महीना हो या 3 महीना से आगे, वो डिसाइड करेंगे ना। मैं इसमें क्या बोला गया कि पार्लियामेंट सशक्त है, पार्लियामेंट ऐसा जरूर लॉ बना सकता है जिसमें 3 महीना से भी ऊपर का चीज़ हो सकता है। यदि पार्लियामेंट को लगता है कि यदि कोई भी आदमी इस तरह का कोई चीज़ वॉलेट करता है तो 3 मंथ से आगे वाला भी प्रोविजन पार्लियामेंट लेके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन जरूरत नहीं हो। बात समझ में आ गया क्या बोले, द सर्कमस्टेंसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ्स, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 मंथ से भी ज़्यादा कारावास हो सकता है। इस तरह का पार्लियामेंट एक्ट पास कर सकती है, लॉ बना सकती है विदाउट, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है 3 महीना के बाद। यानी कहने मतलब पार्लियामेंट को पूरा पावर दे दिया गया है। दूसरा देखो, मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड लॉ, यानी कि एक आदमी को कितना दिन तक, कितना महीना तक आप डिटेन कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर लॉ लाना चाहिए आपको। पार्लियामेंट को पूरा पावर दे दिया गया है। एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड जब प्रोसीजर फॉलो करेगा तो किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करे, वो भी पार्लियामेंट अपना लॉ ला सकता है। बात समझ गए ना। हाँ, पार्लियामेंट ने दुनिया भर का लॉ लाया है इसके लिए। देखो अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1971, मोरारजी देसाई का सरकार, तो मोरारजी देसाई का सरकार ने ये फैसला लिया था कि 3 मंथ कुछ ज़्यादा ही है, उसको 2 मंथ कर दो। तो 2 मंथ कर भी दिया था, मगर रियल में जो 2 मंथ वाला जो चीज़ है वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो स्टिल अभी भी हम लोग 3 मंथ वाला ही चीज़ लेके चलते हैं। समझ गए ना बच्चे लोग, वही 7 में लिखा गया है। The 44th Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of advisory board from 3 months to 2 months, यानी कि बिना एडवाइजरी बोर्ड से पूछे हुए भी 3 मंथ टू 2 मंथ कर दिया गया। मतलब देखो, हाउएवर ये प्रोविजन अभी तक फोर्स में नहीं है, तो इसलिए ओरिजिनल जो 3 मंथ था वही चल रहा है अभी भी, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप 3 मंथ तक गिरफ्तार करके रख सकते हो अभी भी स्टिल। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर, हैज विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड, देखो अब देखो ये डिटेंशन वाला जो चीज़ है प्रिजन वाला चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट वाला बात है। पार्लियामेंट भी बना सकता है लॉ इसके ऊपर, और विधानसभा भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है ये चीज़। समझ गए बच्चे लोग। तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ी देर में बताएंगे पार्लियामेंट का लॉ सब भी। तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, यानी कि पार्लियामेंट पूरा पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके वो लॉ बना सकता है। समझे, यदि वो कनेक्शन हो डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स से, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो। अब कोई आदमी मान लो कि थ्रेट है, सिक्योरिटी है, हमारे भारत के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो क्यों नहीं ऐसा लॉ बनाया जाएगा उसके अगेंस्ट। बात समझ रहे हो, बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट को, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बना सकते हैं। समझे ना। हाँ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट अपने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए बना सकता है,
और नेशन एज अ होल स्टेट, एज अ होल कंट्री के लिए बना सकता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल टू कम्युनिटी, उसमें बताया था NH का दिए थे ना एग्जाम्पल तुम लोग को पिछले क्लास में, बिल्कुल उसके लिए है। तो स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों ही लॉ, यानी कि पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों ही लॉ बना सकते, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है। आगे देखो, अब समझो बात को। अब यहाँ पे समझो, अब हमें थोड़ा हिस्ट्री जानना है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। नहीं, ये तो बहुत अनोखा चीज़ है भाई, पकड़ के 3 महीना जेल में डाल दो, एडवाइजरी बोर्ड बोलेगा 3 महीना नहीं 6 महीना होने तो वो बढ़ते चला जाएगा ऐसे में। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ? तो ब्रिटिश ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। देखो, हिस्ट्री ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, 2 फेज में समझेंगे इस चीज़ को, यानी कि 2 फेज में ये आया है, ब्रिटिश के टाइम में डेवलप्ड हुआ था। आप समझो, डिटेंशन विदाउट ट्रायल वॉज नॉट ए न्यू आइडिया, ये नया आइडिया नहीं है हमारे संविधान निर्माता के लिए, क्योंकि पहले ही वो लोग फेस कर चुके हैं। पहला जो ट्रेस जाता है, पहला जो तुम्हारा हम्बल बिगिनिंग हुआ था वो नोटोरियस बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1818 से हुआ था, यानी कि पहले बंगाल के प्रेसिडेंसी में ये यूज़ हुआ था शुरुआत में, और उसके बाद ये फिर लागू हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी में भी, बच्चे लोगों को नोट्स भी देखना है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि सस्पेंशन के बेसिस पे किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि ब्रिटिश ने ही दिया है इस चीज़ को हमें। ये 1818 में पहला फेज था। दूसरा फेज तुम्हारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में, दूसरा फेज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत कुछ आ चुका है एक्चुअली। ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम है बच्चे लोग, 1939 याद होना चाहिए। 1939 से 1945 तक चला है सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में लाया गया था। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जानते हो स्थिति बहुत अलग था। हमारे लोग करेंगे ना वहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे, हाँ रसिया से भी एफिलेशन था उस समय का स्थिति अलग था, तो इसलिए ब्रिटिश लेके आया था। देखो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, इसमें था कि गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है, किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है जब उसको लगे कि भाई इसको डिटेन करना जरूरी है, अदरवाइज ये ऐसा कुछ कर देगा जिसके वजह से सेफ्टी ऑफ द कंट्री और डिफेंस ऑफ द कंट्री में कोई दिक्कत हो, इसलिए गिरफ्तार करो। तो हम कह सकते हैं वही चीज़ तो हमने बाद में भी कैरी किया है। एंड दिस वाज, क्योंकि उस टाइम में क्या था ये पूरी तरीके से, और इस तरह का लेजिस्लेशन इंग्लैंड में भी चल रहा था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड सब सेकेंड वर्ल्ड वार से गुजर रहा था। तो केवल इंडिया में नहीं, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये वाला फीचर्स इंग्लैंड में खुद स्वयं वहाँ पे भी लेजिस्लेशन में था ये चीज़। आगे देखो बच्चों लोग, हाँ बस सवाल ये होता है कि आज़ादी के बाद क्यों फिर, चलो ये तो ब्रिटिश का लेगेसी हो गया, आज़ादी के बाद भी हमें रखना पड़ा। देखो क्या रीज़न है, बट इवन आफ्टर द सेसेशन ऑफ द, यानी कि वार खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन फिर भी कंटिन्यू किया गया ताकि कोई पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी में कोई ब्रीच ना हो जाए, कोई उल्लंघन ना हो जाए उसका। और हमारे जो संविधान जो निर्माता हैं, उन्होंने देखो, उनको उस समय जानते हो कितना यातना का झेलना पड़ा है ना, कितना चैलेंजेस झेलना पड़ा। तो क्योंकि जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर भारत आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ फिर आज़ाद हुआ, तो स्थिति तो बहुत ख़राब था। तो उस समय हमें इस तरह का जो एबनॉर्मल लेजिस्लेशन है, जब हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं सस्पिशन के बेसिस पे और 3 महीना डाल सकते हैं जेल में, ये तो अपने आप में एबनॉर्मल लेजिस्लेशन है, ये फिर भी मेंटेन करना पड़ा। क्योंकि उस समय सबवर्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, कम्युनल वायलेंस हो रहा था, दंगा फसाद हो रहा था, उसको रोकने के लिए जरूरी था। It is well known that during India's independence, we had to face many anti-social or subversive forces of communal madness involving colossal loss of lives and property. घर तोड़ ताड़ रहा था, प्रॉपर्टी जला रहा था, ट्रेन को लूट रहा था। तो ऐसे स्थिति में यदि ये लॉ नहीं रहता, यदि ये प्रोविज़न नहीं रहता, तो दिक्कत हो सकता था पब्लिक अथॉरिटी को, प्रशासन को। तो देखो, तो इन ऑर्डर टू, यानी कि अभी जस्ट भारत आज़ाद हुआ, इन्फेंट रिपब्लिक है, इसको सबवर्सिव एलिमेंट से बचाने के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट से बचाने के लिए हमने क्या किया, ये पावर स्टेट को दिया कि ठीक है स्टेट पावर को यूज़ कर सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे लेके चल सकता है। बात समझे ना। बट एट द सेम टाइम देखो, विजन देखो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का सेफ गार्ड के साथ दिया गया है। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग ना, कि दे तो दिया मगर साथ में सेफ गार्ड भी दिया है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। देखो वही तो है। बट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूव ऑफ देयर एग्जिस्टिंग लॉ बाय सब्जेक्टिंग द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिसीजन टू सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। दिया ना सेफ गार्ड कुछ, कि इंडिविजुअल कुड हैव राइट टू अप्रोच, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है जिसके ऊपर प्रिवेंटिव डिसीजन लगा है। बिकॉज द सेफ गार्ड आर द फंडामेंटल राइट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सच इज द इट्स, क्योंकि यस यदि आपका फंडामेंटल राइट्स कुछ हनन हुआ, कुछ वायलेट हुआ, तो
तो आर्टिकल 32 भी है। आर्टिकल 32 इसलिए बना है कि बाकी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो। आर्टिकल 32 इसलिए बना है कि ताकि बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काम करे। तो देखो सेफ गार्ड दे तो दिया है ना। अब जानते हो कि पार्टीशन के टाइम में कितना कुछ हुआ था बच्चे लोग, ब्लड सेट एवरीवेयर, ब्लड सेट है ना। तो उस इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन हमें रखना पड़ा। तो वाई सो मैनी, देखो वाई सो मैनी भारत में देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना तुमको मिलेगा, अभी लॉ बताएंगे थोड़ी देर में। Above provision of the Constitution with regard to Article 20 are not self executive। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं ना है, बताए ना बच्चे लोग, इसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। हाँ, और लॉ भी कैसा होना चाहिए, आर्टिकल 22 से मैच होना चाहिए। तो एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज, हाँ लेजिस्लेचर देखो इसका एक टाइम फ्रेम होता है कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। मान लो कि कंट्री में कुछ बुरा स्थिति आया तो लेजिस्लेचर पास हुआ, बोला कि 5 साल के लिए होगा ये लेजिस्लेचर। जैसे 5 साल खत्म हो गया या तो खत्म हो जाएगा या फिर पार्लियामेंट उसको रिन्यू कर सकती है। तो बात समझे ना। देखो एग्जांपल देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में आया था, ठीक है, जो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था, ठीक है। अब देखो इट वाज अ ये टेम्पोररी पार्लियामेंट था, बस 1 साल के लिए। बच्चे लोग समझ पा रहे हो ना, केवल 1 साल के लिए बना था ये। तो ये सदाबहार के लिए नहीं है। जब एबनॉर्मल कंडीशन आया और पार्लियामेंट को ऐसा लगा तो वो लॉ बनाया सम सटल फ्रेम ऑफ टाइम के लिए, कुछ लिमिट के लिए। इट वाज अ टेम्पररी एक्ट। ये जो बनाया ना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये टेम्पररी एक्ट था, है ना। अब पास कितना साल के लिए हुआ था, केवल 1 साल तक के लिए। वो अलग बात है कि इसको रिपीट करते 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 1969 तक ले गया इसको, 1969 तक, जब इंदिरा गांधी आ गई थी। मैं 1969 में फाइनली ये खत्म हो गया। आया समझ में। अब मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ तुम लोग को। उसी तरह देखो, रिवाइवलिस्ट ऑफ एनार्किस्ट फोर्सेस अब्लाइज द पार्लियामेंट टू इनैक्ट, लेकिन जिस हिसाब से एनार्की फोर्स यहाँ पे, जिस हिसाब से दंगा फसाद दुनिया भर का चीज़ हो रहा था, इसलिए पार्लियामेंट ने एक और एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यानी इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको मीसा कहते हैं 1971 में। और इसी एक्ट के अंतर्गत बाबू बच्चे लोग लालू प्रसाद को जेल में डाला गया था। समझे, वो टाइम था जेपी नारायण का मूवमेंट का। और इंदिरा गांधी के ऑर्डर से कह सकते हो कि लालू प्रसाद जेल में गए। कौन सा एक्ट से? मीसा एक्ट से। अब जब लालू प्रसाद का जब बेटी हुई, बड़ी वाली बेटी हुई, तो उनका नाम ही रख दिया गया मीसा भारती। तो ये हिस्ट्री है थोड़ा मीसा भारती का भी। आया समझ में। वो मीसा एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का वो चीज़ है, समझ गए ना। हाँ, मगर इसका भी जो प्रोविजन है वही प्रोविजन था जो 1950 में जो बनाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, वही प्रोविजन था इसका भी। आगे देखोगे तो 1974 में पार्लियामेंट ने फिर पास किया कॉफे पोसा। कॉफे पोसा का मतलब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, जिसको कॉफे पोसा कहते हैं हम लोग। देखो मीसा, देखो मीसा क्या था कि सबवर्सिव एक्टिविटी को करने के लिए, चेक करने के लिए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है। बट कॉफे पोसा क्या था, तुम्हारा स्मगलिंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए, रैकेटिंग जो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, इधर उधर का जो है ना, फाइनेंशियल जो फ्रॉड होता है उसको चेक करने के लिए था। हाँ, मीसा को रिबिल्ड कर, मीसा को खत्म कर दिया गया 78 में, 1978 में। मगर कॉफे पोसा अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। लालू प्रसाद यादव, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी, जिनको मीसा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये भी आदमी देखो कितना तगड़ा है, अपना बेटी का ही नाम मीसा रख दिया इन्होंने ताकि याद रहे। और ये नाम इन्होंने एकदम तंज कसने के लिए रखा है ताकि जब तक रहे मीसा भारत तब तक याद रहे कि कांग्रेस ने कितना गंदा काम किया था, इंदिरा गांधी ने कितना गंदा काम किया था। अरे भाई, ये लोग विद्यार्थी लोग थे उस समय, समझ रहे हो ना, पटना कॉलेज में पढ़ते थे ये लोग सब, यंग डैशिंग पर्सनैलिटी। यहाँ पे देखो फर्दर, इतना ही नहीं बच्चे लोग, और भी देखना है इसमें। तो उसके बाद देखो सीरीज ऑफ एक्ट है। देखो तो यहाँ पे फर्दर पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज बीन कन्फर्ड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू सेफगार्ड। वही दोनों के लिए है ना, क्योंकि जानते हो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, दोनों के लिए है तुम्हारा, है ना। तो वही सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनेंस ऑर्डर एंड एसेंशियल सर्विस, वही जो चीज़ है उसके लिए देखो NIA बना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना। उसके लिए फिर 1980 में फिर दूसरा एक्ट बना। समझ रहे हो, ये सब उसी से प्रिवेंटिव डिटेंशन से ही रिलेटेड है। विद द इंक्रीज ऑफ, जिस हिसाब से टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज होने लगा भारत में, कहीं बम फूट रहा है, तो इस हिसाब से एक नया लॉ बना, टाडा बना, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985, जिसको टाडा भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन दुनिया भर का होगा उसमें। तो ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी को भी, उसके लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए। आया बुझने आया बच्चे लोग, यहाँ पे देखो
हाउएवर टाटा वाज, मगर टाटा बाद में 1995 में उसको रिबिल्ड खत्म कर दिया गया, है ना, फॉर द सेम पर्पस। देखो फिर पोटा आया, टाटा खत्म कर दिया, फिर नया एक्ट आया 2002 में पोटा। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, समझे ना, इसको भी बाद में जाके तुम्हारा 2004 में खत्म कर दिया गया। तो ये सब देखो ना, टाइम फ्रेम है ना इसका, आया फिर खत्म कर दिया गया। तो इसमें बच्चे लोग ये पढ़ोगे, देखो यहाँ पे तो अभी तक कितना कुछ पढ़े हो, ये सब आया कि नहीं आया। प्रिवेंशन डिटेशन एक्ट 1955 एक्सपायर हुआ 69 में, फिर मिसा आया 71 में, फिर ये खत्म हुआ 78 में, कॉफी पोसा आया 74 में, अभी भी चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वो अभी भी चल रहा है ना। दूसरा देखो 1980 वाला वो अभी भी चल रहा है। टाटा आया 1985 में, फिर वो रिबिल्ड हुआ 1995 में, ठीक है, 10 साल रहा वो। फिर उसके बदले में फिर दूसरा आया, देखो नारकोटिक्स वाला, ये भी वाला आया है वो। फिर पोटा 2002 में आया, फिर 2004 में खत्म हुआ। तो ये सब तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ सब ही है। समझ गए ना बच्चे लोग। हाँ, अब यहाँ पे समझो लास्ट। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो डैट नो डेमोक्रेसी, ये बहुत अपने आप में गौर करने वाली बात है कि बताओ कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया में, हाँ, अपना ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कम से कम संविधान में तो नहीं लिखता है। हमने संविधान में भी इसको पड़ोस दिया, और भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा है। ये अपने आप में गजब बात है हमारे कंट्री के लिए, समझे ना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो डैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डन इन इंडिया। जैसे इंडिया में है उस तरह वर्ल्ड में कहीं नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन, संविधान का ऐसा कहीं नहीं है। बताओ, ब्रिटिश इसको यूज़ कर रहा था ना, हाँ, ब्रिटेन ने यूज़ किया था ना, चाहे वो इंग्लैंड में यूज़ किया हो चाहे इंडिया में यूज़ किया हो, वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बच्चे लोग रौलत एक्ट पढ़े हो ना, नो वकील नो दलील, वही चीज़ है वो फर्स्ट वाला, समझे ना, जिसमें सत्यपाल और किचलू को जो पकड़ा गया था, समझे ना। हाँ, तो उस समय का भी ट्रेस आउट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने जा रहा था उसी के आसपास। इन इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ब्रिटिश के टाइम से ही एग्जिस्टेड है। फॉर एग्जांपल देखो वही लिखा गया नोटोरियस वाला, वो बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट 18 कह सकते हो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, वो पहले से ही अवेलेबल है। तो हम केवल उस चीज़ को लेके आए हैं, बट हमारा भी मजबूरी था उसको कैरी करना, बट स्पेशल सेफगार्ड है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।